हेलो एवरीवन। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स जो हैं ये द क्लोनिंग व्हीकल्स। वेक्टर्स क्या हैं? ये जो हैं जो फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट रहता है जिसे जोड़ा जाता है किसी एक फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को, है ना, किसी चीज़ में जोड़ा जाता है, वो होता है वेक्टर। वेक्टर क्या रहता है? अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या रहेगा? एक पार्ट रहेगा, है ना, एक काइंड ऑफ व्हीकल रहेगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर रहते हैं ये अपने आप में एक डीएनए मॉलिक्यूल रहते हैं जो कि क्या करते हैं, जो फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट है उसे कैरी करते हैं। ठीक है, और फिर होस्ट सेल में जब उसे इंसर्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे ये खुद को रिप्लिकेट करते हैं। तो कुछ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें आते हैं आपके प्लाज्मिड्स, बैक्टीरियोफेजेस, ठीक है, कॉस्मिड्स एंड फेजमिड्स। ठीक, जिसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम लोग एक आइडियल वेक्टर का, तो वो जो वेक्टर है वो साइज़ में स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक सिंगल जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होना चाहिए, उसमें जो है यानी कि रेप्लिकेशन होने की कैपेबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, पर ये हमको पता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे वेक्टर्स के, तो इससे समझ में ये आ गया होगा कि एक आइडियल वेक्टर में ये जो चीज़ें होनी चाहिए वो सभी वेक्टर में एक ही वेक्टर में सभी की सभी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्लाज्मिड के साथ में। प्लाज्मिड जो है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो है एमसीक्यूज़ में आते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रिप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि काफ़ी यानी बहुत ही जनरली यूज़ होने वाले वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनकी जो साइज़ रहती है ना, वो क्या है 1 to 500 KB तक रहती है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक प्लाज्मिड के डायग्राम देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन ऑफ आपको रेप्लिकेशन दिख रहा होगा और इस वेक्टर का नाम है वो है PBR322। ठीक है, ये एक एग्जांपल है और इसके नाम के पीछे की भी कहानी हम लोग जानेंगे अभी। तो अभी तक आपने देखा कि प्लाज्मिड होता क्या है, अब कितने टाइप के प्लाज्मिड होते हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स में हम लोग देख लेते हैं, इन्हें हम लोग कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। ठीक है, इसमें अगर ये जो है ट्रांसफर जीन्स को कैरी कर पाते हैं, ठीक है, तो यानी कि रखते हैं वैसे टाइप के कॉन्जुगेट ट्रांसफर जीन्स रखते हैं, तब इसे कॉन्जुगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। और जब ये इस टाइप के जीन्स नहीं होते हैं अगर उनमें, तो उन्हें नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कहा जाता है। अनदर क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें इसकी, तो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स होते हैं जिनकी जो नंबरिंग होती है, जो नंबर्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड होती है, यानी कि 1 से 2 सेल पर सेल जो है ये होता है। ठीक है, और अगर उसमें दूसरे होते हैं रिलैक्स्ड प्लाज्मिड जो कि लार्ज नंबर में प्रेजेंट रहते हैं किसी भी सेल में। ठीक है, थर्ड टाइप के अगर हम लोग देखें तो एफ प्लाज्मिड जो हैं वो खुद ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक सेल से दूसरे में। वहीं पे आर प्लाज्मिड जो रहते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो इन जनरल अगर हम लोग देखें तो जो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स रहते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंजेंट कंट्रोल रहता है उनके डीएनए रेप्लिकेशन में, और ये काफ़ी
कम अमाउंट में भी रह जाते हैं, ठीक है, लो नंबर में भी रहेंगे तो भी कोई इशू नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। वहीं पे दूसरी जगह में अगर हम लोग नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स देखते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं और रिलैक्स्ड कंट्रोल में जो है उनका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और ये जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं। अगर नॉमेनक्लेचर देखें हम लोग प्लाज्मिड्स का, तो इसमें सबसे कॉमन फैक्टर जो आ रहा था वो था PBr322, जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। तो इसमें जो इनका नॉमेनक्लेचर है वो कैसे टाइप से हुआ है, इसमें जो स्मॉल, जो छोटा जो p है ना, p वो रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, ठीक है, लोअर केस में रहता है, ठीक। उसके बाद में बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज ने इसे जो था बनाया था, ठीक है, इसलिए उनका कैपिटल नेम B एंड R जो है वो इसमें है। उसके बाद में ये उनका डिज़ाइन नंबर 322 था, इसके कारण PBr322 इस तरीके से इसका नामकरण हुआ है, इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। कई सारे जो और भी प्लाज्मिड्स हैं लाइक PUC, P जो है रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड को, और U और C जो कैपिटल में है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को, ठीक है। तो PBr322 इसका ही डायग्राम क्यों हमें दिखाया गया, क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन जो प्लाज्मिड है ये है और बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है एज अ प्लाज्मिड वेक्टर, ठीक है। और इसकी जो डीएनए सीक्वेंसिंग है उसमें 4361 बीपी है, यानी कि 4361 बीपी है, यानी बेस पेयर है, ठीक है। और ये कई सारे जो एंटीबायोटिक्स हैं, है ना, उनसे उनको रेजिस्ट करता है, ठीक है, उनको रेजिस्ट करता है। और कई तरह के हमारे पास में प्लाज्मिड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि PUC19 और PBr322 के कई सारे डेरिवेटिव हैं, PBr325, PBr328, PBr329। इस तरीके से जो है ये एक वेक्टर है प्लाज्मिड। दूसरे वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो होगा वो बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस क्या है, सिंपली फेजेस हैं जो कि क्या हैं, आपके वायरस हैं। ये क्या करते हैं, ये रिप्लिकेट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर में, है ना। ये हमको पता है कि जो वायरस है ये खुद ही जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, दे नीड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर दे कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ एंड मेक अलाइव देमसेल्व्स। तो जैसा हमने जाना कि जो ये फेजेस होते हैं, बैक्टीरिया फेजेस होते हैं, ये एक प्रकार के वायरस ही होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये कई सारे जो फॉरेन डीएनए हैं ये अपने जीनोम में क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि और एक और फ़ायदा इसमें ये भी है कि ये जो है, जो लार्ज डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड्स में हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी ये स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए जो ह्यूमन सेल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहते हैं, जो भी काम रहते हैं या जो भी वर्क रहते हैं, उसमें हम लोग बैक्टीरियोफेजेस को ही एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल, जैसे प्लाज्मिड्स में एग्जांपल PBr322 था, यहाँ पे बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है इस चीज़ का एक एग्जाम्पल है। बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो है, जिसे हम लोग फेज लैम्डा भी कहते हैं, ये वायरस है ई कोलाई का, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ होता है एज अ वेक्टर। ये जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं इसमें क्या होता है, इनका एक हेड होता है और ये टेल होता है, ठीक है। ये दो साइकिल से अपने आप को रन करते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल, एक होता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पे ये होता ही क्या है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है ये सेल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, ठीक है, सर्कुलर डीएनए में एंटर करते हैं और इसे रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने के बाद में जो है बैक्टीरियोफेज जो लैम्डा है इसका क्या होता है, ये इसका एक लाइफ साइकिल है ना, कि ये अपने आप को रिप्लिकेट इस तरीके से करता है। तो हमने देखा कि उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके की रहती है। तो यहाँ पे जो फेज लैम्डा है उसे अगर हम लोग यूज़ करते हैं एज अ वेक्टर, तो
तो फेज़ लैम्डा डीएनए जो रहेगा, है ना, वो करीबन जो 50% ही रहता है, विच मीन्स वहाँ पे हम लोग उसे 50% तक हम लोग अपने जो डीएनए सीक्वेंस है जिससे हम इसे रिप्लेस करना चाहते हैं, वो यानी डोनर डीएनए जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बराबर होता है अप टू 25 KB के, ठीक है, ये जो 25 KB की मेमोरी के बराबर होता है। तो ये जो लैम्डा बेस्ड फेज़ वेक्टर्स हैं ये क्या रहते हैं, ये मॉडिफिकेशंस हैं नेचुरल फेजेस के, ठीक है, एक प्रकार का वायरस है जिसमें हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया है और जिससे जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं इसमें, और इसी के कारण हमें कई तरीके के जो हैं फेजेस देखने के लिए मिलते हैं। उसमें से हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे अभी, जैसे कि इंसर्शन फैक्टर, ठीक है, इंसर्शन वेक्टर जो है इसमें अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का ही क्लीवेज साइट रहता है, विच एंड इट कैन बी क्लीव्ड एंड फॉरेन डीएनए लेगेटेड। बहुत ही आसानी से इसमें जो है हम लोग डीएनए सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं, एंड इट इज़ इसेंशियल दैट सफिशिएंट डीएनए अबाउट 25% जो रहता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और फॉरेन डीएनए को यानी कि अराउंड 18 KB के फॉरेन डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड जो रहेगा रिप्लेसमेंट वेक्टर, ये जो वेक्टर रहते हैं इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट्स के जो है रहते हैं, क्या रहते हैं, पेयर रहते हैं, और तो ये जो नॉन इसेंशियल डीएनए रहते हैं, है ना, इसमें उनको ही हटाया जाता है। ये एक प्रकार के स्टफर डीएनए रहते हैं, बहुत ही हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट पूरा का पूरा जो फॉरेन डीएनए है उससे हम लोग इसे रिप्लेस कर देते हैं, और वो जो रिप्लेसमेंट होता है जिस साइज़ में होता है वो अराउंड 24 KB का होता है, ठीक है। पर सबसे ज़्यादा अच्छा एडवांटेज क्या है फेज़ वेक्टर को यूज़ करने का, कि जो फॉरेन डीएनए रहता है ना, वो जो रहता है वो पैक्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है, पैक्ड फॉर्म में रहता है, और काफ़ी आसानी से होस्ट सेल में क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है। फेज़ लैम्डा के बाद हम लोग देख लेते हैं फेज़ M13 वेक्टर्स। फेज़ M13 भी एक फेज़ लैम्डा जैसा ही एक वेक्टर है, जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फेज़ होता है ई कोलाई में। इसे जो है ये होस्ट सेल के अंदर में जो है सिंथेसाइज होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है, और यहाँ से ही जो है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होता है, मेकिंग होता है। और अगर हमको इसे जो अगर एज अ वेक्टर अगर हमको यूज़ करना है तो इसे हमें क्या करना रहता है, आइसोलेट करना रहता है, और उसके जगह में वहाँ से हमने इसमें जो फॉरेन डीएनए सीक्वेंस है जिसे हम लोग रेप्लिकेट करवाना चाह रहे हैं उसे इंसर्ट करना रहता है। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हम लोग जो है जो डीएनए रहता है RF डीएनए रहता है जो कि एज अ वेक्टर यूज़ होना है उसे हम निकाल लेते हैं, और फॉरेन डीएनए जो रहता है उसे हम लोग इंसर्ट कर देते हैं वापस होस्ट सेल में एज अ प्लाज्मिड, जिससे क्या होगा, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है वो रिकवर हो जाता है फेस पार्टिकल से और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है होस्ट सेल में प्रोटीन्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉस्मिड्स। कॉस्मिड्स क्या हैं? कॉस्मिड्स भी एक टाइप के वेक्टर्स हैं जो कि जो कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं प्लाज्मिड के भी और बैक्टीरियोफेजेस के भी। इसलिए तो जो कॉस्मिड्स होते हैं इसे कॉस्मिड्स क्यों बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज में एक साइट होता है जिसे कॉस साइट बोलते हैं, और प्लाज्मिड्स के जो लास्ट में मीट्स होते हैं उनसे ही मिलकर ये बना हुआ है कॉस्मिड्स, ठीक है। इसमें जो डीएनए फॉरेन डीएनए है इसे हम लोग अराउंड 40 KB तक के डीएनए सीक्वेंस जो हैं हम लोग
इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए रहता है वो पैक्ड रहता है एज अ फेज़। ठीक है, फेज़ यानी अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो वो काइंड ऑफ वायरस है। ठीक है, तो फेजेस में अवेलेबल रहता है, जिसे इंजेक्ट किया जाता है ई कोलाई में, और एक बार जैसे ही ये सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाता है, तो कॉस्मिड्स जो हैं जस्ट बिहेव करता है जस्ट लाइक प्लाज्मिड्स, और ये रिप्लिकेट करता है। कॉस्मिड्स के साथ में एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े फ्रैगमेंट्स जो रहते हैं फॉरेन डीएनए के, उन्हें कैरी कर सकता है एज कंपेयर प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट है फैसिड्स वेक्टर। फैसिड्स वेक्टर क्या है? फैसिड्स जो है ये कॉम्बिनेशन है प्लाज्मिड और फेज का, जस्ट लाइक कॉस्मिड्स। ये भी जो फैसिड्स रहते हैं ये फेज लैम्डा और प्लाज्मिड से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे कॉस्मिड्स को। तो कॉस्मिड्स क्या रहते हैं? यहाँ पे जो कॉस्मिड है ये, इसका हमको सीक्वेंस एक मिल गया और एक फॉरेन डीएनए मिल गया, जिससे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम लोग कट आउट कर सकते हैं। उसके बाद में हम इसे क्या कर रहे हैं, हम लोग इसे जोड़ते हैं वाया डीएनए लिगेज, और इसे पैक करते हैं इन विट्रो कंडीशन में। कहाँ पे इन विट्रो? मतलब कि सेल से बाहर जो है लैब के कंडीशन में हम लोग इसे जो है पैक करते हैं कॉस्मिड में। ठीक है, तो ये जो कॉज एंड रहता है, ठीक, ये कॉज एंड रहता है, ये जो ब्लैकिश मटेरियल दिख रहा है ये कॉज एंड रहते हैं। ठीक है, और ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसे भी ये कैरी करके रखता है। ठीक है, और ये जो आपका है ये दिख रहा है, ये है आपका फेज लैम्डा। अब ये जो फेज लैम्डा है ये एक प्रकार का वेक्टर है, और इसे क्या किया जाता है, ई कोलाई के साथ में जो है इन्फेक्ट किया जाता है, ये इन्फेक्ट करता है, और वहाँ से ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसे ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, जिससे ये जो प्लाज्मिड है या फिर कॉस्मिड हम लोग कह सकते हैं, है ना, वो इसमें इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और भी कई तरीके के आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स होते हैं, जिसमें से पहला है आपका ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो रहते हैं इसे बनाया गया था 1997 में। ठीक है, ये सिंथेटिकली जो है प्रोड्यूस किया गया क्रोमोसोम था, वेक्टर था, और ये जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग माइक्रोसोम्स होते हैं इसमें। ठीक है, और इसकी जो साइज़ रहती है वो 1/10 to 1/5 रहती है ह्यूमन क्रोमोसोम्स से। ठीक है, इसका जो बेसिक एडवांटेज है, जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि ये जो है ह्यूमन जीन्स को जो है कैरी करके रख सकता है काफ़ी लंबे समय तक, और इसे ही ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को ही जो जीन थेरेपी है ना, उसमें ही उसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। सेकंड, अगर आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स देखेंगे तो उसमें है यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम लोग YAC कहते हैं। ये बनाया गया था 1987 में। ठीक है, और ये यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हैं ये सिंथेटिक डीएनए से होते हैं, और ये काफ़ी जो लंबे जो फ्रैगमेंट्स होते हैं फॉरेन डीएनए के, पर्टिकुलरली ह्यूमन डीएनए, इन्हें भी ये एक्सेप्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, जिसे हम लोग BACs भी बोलते हैं। ये जो BACs हैं ये बनते हैं F प्लाज्मिड से, जो कि हम जानते हैं कि ये थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अदर देन जो दूसरे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज़ होते हैं, ये उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये तकरीबन फॉरेन डीएनए जो है वो अराउंड 300 KB तक के डेटा को ये जो है स्टोर करके रख सकते हैं, एक्सेप्ट करके रख सकते हैं। और एक अच्छा एडवांटेज बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का ये है कि जो प्रॉब्लम यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में आती है, लाइक इंस्टेबिलिटी, जो एक प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में यीस्ट से रिलेटेड, उसमें ये जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है।
नाउ लास्ट जो है शटल वेक्टर्स। ये जो प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं ये दो डिफरेंट टाइप के होस्ट में रेप्लिकेट करने के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। अगर ये एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें तो पहला होगा ई कोलाई और सेकंड होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस। इनमें जो है ये प्लाज्मिड जो हैं रेप्लिकेट होने के लिए बनते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो प्लाज्मिड रहेगा जिसमें हम लोगों ने फॉरेन डीएनए को क्या किया है, इंसर्ट किया है, उसे उसमें जोड़ा है, उसे हम लोग पहले एक वेक्टर के थ्रू पहले होस्ट में डालते हैं। जैसे सपोज़ हमने ई कोलाई में डाला, उसके बाद में हम लोग उसी होस्ट में जो है दूसरे होस्ट को यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस है उसे भी इंसर्ट करते हैं, जिससे जो प्लाज्मिड है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कारण ही इसे शटल वेक्टर भी हम लोग कहते हैं। नाउ लास्ट पार्ट इन द स्टडिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, चॉइस ऑफ वेक्टर, यानी कि हम लोग वेक्टर को चुनेंगे कैसे। हमने अभी कई सारे हमने देखे कि प्लाज्मिड्स होते हैं, कॉस्मिड्स होते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स होते हैं, उसके अंडर भी कई सारी चीज़ें हैं। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। तो उनमें हम लोग चुनेंगे कैसे, तो ये डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, साइज़ ऑफ फॉरेन डीएनए जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी वेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। अगर हमें जो ह्यूमन डीएनए सीक्वेंसेस को अगर हमको यूज़ करना है तो उस कंडीशन में जो है आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स हैं, लाइक ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये जो हैं काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, थैंक यू।